दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है अमेरिका। और अगर अमेरिका की इकोनॉमी पर कोई संकट आता है तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है। और खास तौर से ग्लोबल इकोनॉमीज में जो कुछ भी हो रहा है, हमने साफ तौर पे देखा है हाल फिलहाल में उसका असर भारत पर भी पड़ता नजर आया है। चाहे वो क्रूड की कीमतें ऊपर जाना हो, चाहे वो डॉलर इंडेक्स में कोई बदलाव हो, चाहे वो भारतीय रुपए के ऊपर जो इंपैक्ट आ रहा है वो हो, भारतीय इकोनॉमी इन सब से परे है नहीं। और हमारी और आपकी जेब के ऊपर भी डायरेक्ट असर आता है किसी भी तरीके के बदलाव का, जब से मिडिल ईस्ट टेंशन शुरू हुई है तब से ही। और हाल फिलहाल में जो डेटा आया यूएस की इकोनॉमी को लेकर के, वो थोड़ी चिंता पैदा कर रहा है। कुल सरकारी कर्ज यानी कि यूएस इकोनॉमी के ऊपर जो डेट है वो पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। कितनी बड़ी परेशानी की बात है, और क्या ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, ये सब कुछ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ आज यहां पर हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सर, लगातार बढ़ रहा है यूएस की इकोनॉमी के ऊपर कर्ज। आज यूएस की इकोनॉमी से ही शुरुआत करेंगे आपके साथ। थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो एरा शुरू हुआ उसके बाद से कर्ज लगातार बढ़ना शुरू हुआ, और 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लेना ग्लोबल रिसेशन के संकेत तो नहीं है? क्या रिस्क है बड़ा आगे जो हम देख नहीं पा रहे? देखिए, ऐसा है कि जब ट्रंप का पहला टर्म शुरू हुआ था 2017 में, तो उस समय उनका जो डेट था सरकार का वो 19 ट्रिलियन डॉलर था, 19 ट्रिलियन डॉलर, जो 40 ट्रिलियन डॉलर हो गया, मतलब दुगने से ज्यादा हो गया है। और पिछले साल के मुताबिक भी अगर आप देखें तो इस साल 2 ट्रिलियन डॉलर बोरो किया है, जिससे कि उनका डेट जो वापस करना है, जो इंटरेस्ट पे करना है, वो वापस कर पाए। इसी ने इतनी तेजी से ये बढ़ रहा है। हुआ ये है कि तरह तरह के वहां पे एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गए हैं, जैसे कि वॉर की वजह से ईरान पे तो खर्चा हुआ, इजराइल को भी एड दिया, लेकिन उसके अलावा उनका जो डिफेंस बजट है उसको 500 बिलियन डॉलर से बढ़ाने की बात है। जो 1 ट्रिलियन डॉलर का से कम था उसको 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने की बात है। तो वहां पे जो ये आपका जो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जगह जगह अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है, वहां पे जगह जगह इंटरवेंशन हो रहा है। फिर दूसरी बात ये कि जब इतना आपने बोरो किया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है उनके जब बजट पे। अब जो इंटरेस्ट बर्डन जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया, वो हेल्थ केयर से भी ज्यादा हो गया। हेल्थ केयर तो बढ़ता है, लेकिन इंटरेस्ट बर्डन सोशल सिक्योरिटी के बाद अब इंटरेस्ट बर्डन सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट हो गया है। और जितना आप बोरो करेंगे तो उतना आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब लोग आपका जब डेट तो तभी होल्ड करेंगे जब आप ज्यादा पे करेंगे, तो इसलिए फिर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा ही। फिर अमेरिका ने सोचा था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि हम जो इंपोर्ट है ना उस पर टैरिफ लगा के जब काफी कमा लेंगे, तो वहां से करीब 160 बिलियन डॉलर वापस करना पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पावर में नहीं है, ये तो कांग्रेस की पावर में है, और जो आपने कलेक्ट किया उसको वापस करिए। तो जो उन्होंने सोचा था कि हम जो इससे इंपोर्ट टैरिफ से कमा लेंगे, वो उनकी कमाई कम हो गई। फिर उन्होंने अन बिग ब्यूटीफुल बिल उन्होंने पास किया है ना, पिछले साल जुलाई में। अब उसमें क्या था कि हम जो टैक्स लगाएंगे बिजनेस पे या जब बाकी चीजों पे, उसको हम कम कर देंगे, एक इंसेंटिव देने की बात है। तो आपने एक तरफ टैक्स भी कम कर दिया, जो बिजनेस वगैरह पे आप टैक्स ज्यादा कमा सकते थे। और फिर आपने क्या किया कि आपने कई जगह सोचा कि हम एक्सपेंडिचर काट देंगे। जैसे इलॉन मस्क आए, उन्होंने कहा कि हम 1 ट्रिलियन डॉलर से एक्सपेंडिचर काटेंगे। उसमें सुनने में आ रहा है कि 200 बिलियन डॉलर भी नहीं कट हुआ है। तो जो आपने सोचा था कि आप एक्सपेंडिचर कट कर देंगे, और उन्होंने जगह जगह सरकार को कमजोर किया है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे वगैरह वगैरह। तो वहां पे आपने थोड़ा बहुत कम किया, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। पर आपने जो बॉर्डर पे वॉल बनाना शुरू कर दिया, उस पर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ गए और रेवेन्यू कम हो गया, तो उससे फिर आपका डेट भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रंप ने आके सारे डिस्टर्ब कर दिए हैं जो वहां पे था। और पैंडेमिक की वजह से तो खैर बहुत ही बढ़ा, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जो आपने देखा कि ट्रंप के जो समय 7 ट्रिलियन डॉलर से जो डेट बढ़ा, बाइडेन के समय 8 बिलियन डॉलर से बढ़ा। तो यानी कि जो आपने 19 ट्रिलियन डॉलर से 40 ट्रिलियन डॉलर किया, उसमें से 15 ट्रिलियन डॉलर तो क्योंकि आपका जो मतलब जब पैंडेमिक के दौरान खर्च करना पड़ा अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, तो आपको जो डेफिसिट बढ़ाना पड़ा। तो अब देखना है कि आज क्या असर पड़ेगा। आज असल में क्या है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया में एक रिसेशन का खतरा था,
एक ये स्टैग्फ्लेशन का खतरा था। लेकिन जब अमेरिका का डेट बढ़ जाता है तो उससे डिमांड बढ़ जाती है। तो एक्चुअली जो दुनिया की इकोनॉमी में जो अगर हम लोग सोच रहे थे कि पिछले साल ही अमेरिका में जो स्टैग्फ्लेशन हो जाएगा, अमेरिका में रिसेशन आ सकता है और उसका असर दुनिया में पड़ेगा, पर क्योंकि उनका डेट बढ़ रहा है तो उससे डिमांड बढ़ रही है, और इसी में जो डिमांड बढ़ती है तो फिर जो रिसेशन की है जो वो है वो कम हो जाता है। और अमेरिका में अगर आप देखें तो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके आईटी एआई सेक्टर में। एआई सेक्टर में जो 7 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो करीब करीब $800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल उनका है। $800 बिलियन बहुत ही बड़ा वो है। और फिर वो अमेरिका में जो उन्होंने कंडीशन लगाई है कि ईयू उनको $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देगा, जापान $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देगा, उसी तरह अरब कंट्रीज $1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो काफी ज्यादा हो रहा है। और इसीलिए जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो हम सोच रहे थे कि स्टैग्फ्लेशन आ जाएगा या रिसेशन आ जाएगा वो नहीं हुआ। वहां पे अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो एक तरह से रिकॉर्ड लो पे है, क्योंकि उन्होंने किया क्या, एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया, दूसरी तरफ जो माइग्रेंट्स वहां थे उनको बाहर निकाल दिया, तो जो लोकल लोग हैं उनको ज्यादा काम मिला और इसीलिए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। तो एक तरह से कहा जाए तो ये सारी परेशानियों के बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी काफी ठीक ठाक बढ़ रही है। जो प्रॉब्लम आनी थी वो नहीं आई। और जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो करीब करीब 32-33 ट्रिलियन डॉलर की है, तो वो मतलब कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था का करीब 1/3 है, तो वहां पे जब बूस्ट होता है तो सारी दुनिया में भी बूस्ट होता है। तो जैसे कि हमको डर था कि पश्चिम एशिया के देशों में जो युद्ध चल रहा है, जो एनर्जी के क्राइसिस आया है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था में, बाकी सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में परेशानी होगी, वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बूस्ट होने से वो जो परेशानी कम हो गई। तो एक तरह से कहा जाए तो इंजन ऑफ ग्रोथ एक तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था का काम कर रहा है इस समय, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो नेगेटिव हैं। क्योंकि जो आपने देखा कि जो अनिश्चितता बढ़ गई, एनर्जी के दाम बढ़ गए, दूसरे कमोडिटीज के दाम बढ़ गए, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो यूरोप में आग लग रही है, कैलिफोर्निया में आग लग रही है, कनाडा में हीट डोम हो गया, जिससे कृषि के जो उत्पादन पे असर पड़ेगा, है ना। तो इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद अगर यूएस की अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है तो इसीलिए चल रही है क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसका असर फिर बाकी और अर्थव्यवस्थाओं पे पड़ता है कि वहां पे जब बूस्ट होता है तो बाकी अर्थव्यवस्थाओं में भी बूस्ट आ जाता है। ओके सर, यानी कि इसको लॉन्ग टर्म फिस्कल कंसर्न की तरफ नहीं देखना चाहिए अगर ये जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है यूएस के ऊपर? तो नहीं है, वो लॉन्ग टर्म का असर तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक तरह से इसलिए फायदे में है क्योंकि वो डॉलराइजेशन है दुनिया में। बाहर के देश जब डॉलर होल्ड करने को तैयार हैं तो इसलिए वो अपना डेफिसिट भी बढ़ा लेते हैं, वो अपना आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ा लेते हैं, तो वो बजट में भी ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं और ट्रेड में भी आप देखें तो वो ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत जबरदस्त है, उनका बजट डेफिसिट बहुत जबरदस्त है ना। उनका फिस्कल डेफिसिट करीब 6% जीडीपी का, उसको बेसेंट साहब तो कह रहे हैं उसको 3% पे लाएंगे, पर है तो 6%। तो जो बाकी और अर्थव्यवस्था नहीं कर सकती वो अमेरिकन अर्थव्यवस्था कर सकती है। तो वो डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी और जो ग्लोबलाइजेशन उसके तहत चला, उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है को फायदा मिलता है। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है उसमें आप जो सही कहा कि फिस्कल जो डेफिसिट है वो मायने रखता है, क्योंकि जितना आपका फिस्कल डेफिसिट रहेगा उतनी बोरोइंग आपकी बढ़ेगी, जितनी बोरोइंग बढ़ेगी तो उतना आपका इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स वगैरह पे है वो बढ़ जाएगा, तो फिर लोग आपका मतलब जो खरीदेंगे नहीं। पर अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर अगर आप देखें तो डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अभी भी 60% ट्रेड तो डॉलर में ही डिनोमिनेटेड है। तो इसलिए डॉलर का ऑल्टरनेटिव जब तक नहीं होता तब तक डी डॉलराइजेशन भी कमजोर रहेगा। हालांकि ब्रिक्स कंट्री कोशिश कर रही हैं कि जब वो अपना जो ट्रेड आपस में करें तो युआन में करें या बाकी म्यूचुअल जो एस्क्रो अकाउंट में करें, जैसे हम रूस के साथ कर रहे हैं। तो ये सब कोशिश हो रही है, पर वो अभी इतनी कामयाब इतनी जल्दी नहीं होगी। ओके सर, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो कंसर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन, ग्रोथ स्लो डाउन या फिर डॉलर वीकनेस की कौन से चैनल से ज्यादा कंसर्न होने के चांसेस हैं? किसको लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत है इस समय ग्लोबली? देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है अनसर्टेनिटी, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है तो उसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़ जाता है, और जब इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़ जाता है तो उससे फिर आपकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में इस समय एक अनिश्चितता है कि पता नहीं पश्चिम एशिया में युद्ध कब तक चलेगा,
अब हमने जो देखा कि जैसे पैलेस्टाइन में 3-4 साल चल रहा है, यूक्रेन में 4 साल से ऊपर से चल रहा है ना। तो ये जो युद्ध आजकल के हो रहे हैं वो काफी लंबे खिंच जाते हैं, और ईरान के साथ समस्या हल हो नहीं रही है। जो सीज फायर हुई भी थी वो खत्म हो गई है एक तरह से, है ना, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल नहीं रहा। और अब खबर ये आ रही है कि जब ईरान ने, हालांकि उस पे ईरान पे जबरदस्त बॉम्बिंग हुई, लेकिन उसकी क्षमता थी कि उसने जो फिफ्थ फ्लीट का जो बहरीन में जो उनका जो हेडक्वार्टर था उसको जबरदस्त बॉम्बिंग किया। मतलब अमेरिका के शिप्स हैं वो 2000 मील दूर से बॉम्बिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा है कि जो ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो इनको हिट कर सकती हैं। तो अमेरिका भी एक तरह से परेशानी में है, और वो डिएगो गार्सिया बेस इस्तेमाल कर रहा है ना, कि बहरीन जे कर रहा है। और इसीलिए अभी आप देखेंगे कि बड़े एक वहां पे हंगामा हुआ अमेरिका में, कि जो उनका जो बड़ा जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन है वो 280 दिन से वो घर नहीं आया है। तो उनकी जो सेना वो परेशान है, और जो आखिरी शिप था जो पैसिफिक ओशन में उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको वहां भेजा जा रहा है। तो यानी कि ये दिख रहा है कि अमेरिका की एक तरह से जो वो सोच रहा था कि हम जल्दी से इसको जो हल कर लेंगे और ईरान कैपिचुलेट कर जाएगा, तो ईरान कैपिचुलेट नहीं किया है, और ईरान भी अभी भी लड़ रहा है। वो उसने अभी भी अटैक किया यूएई पे, है ना, उसने बाकी शिप्स पे अटैक किया। तो ये समस्या का हल निकल नहीं रहा है अभी। तो जब तक ये एक समझौता नहीं होता तब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी। और इसमें समझौता इसलिए नहीं होगा, मेरा मानना है, क्योंकि इजराइल का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। वो चाहता है कि ईरान को तहस नहस कर दे। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है कि वो ईरान पे कब्जा कर ले, या वहां की लीडरशिप है वो उसके कंट्रोल में आ जाए। जैसे वेनेजुएला पे उसने कब्जा कर लिया, और वहां के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा कर लिया, और जो गोल्ड है उसको भी उन्होंने जो कब्जा कर लिया। वहां पे जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो वेनेजुएला का गोल्ड था उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वो चाहते हैं कि ईरान पे भी हमारा कब्जा हो जाए, तो दुनिया की 80% जो ऑयल रिसोर्सेज है वो हमारे हाथ में आ जाएंगे, और फिर हम चीन को जो स्क्वीज कर लेंगे। तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो ईरान को हम जो लीडरशिप को खत्म कर दें, और ईरान का है कि उन्हें हमें अपनी सॉवरेनिटी बचानी है। और इसीलिए ईरान में एक तरह से यूनिटी हो गई है। जो वहां पे परेशानी थी इस साल के शुरू में, जहां पे काफी रिवोल्ट जैसा लग रहा था, लोग सड़क पे निकल रहे थे, वो सब खत्म हो गया। अब वहां पे एक यूनिटी आ गई है कि अपने देश को बचाना है। तो ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इतने कॉन्ट्ररी हैं कि एक समझौता होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इस समय अगर समझौता नहीं होता है तो पश्चिम एशिया में जो क्राइसिस है, और क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही नहीं है, वहां पे हुतीज भी अटैक कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया के शिप्स पे अटैक किया। वहां पे जो सुएज कैनाल का इस्तेमाल करके जब बाहर तेल निकालना पड़ेगा, जो बहुत ही लंबा एक रूट पड़ेगा। तो ये सारी इतनी अनिश्चितता की स्थिति है कि उसमें अभी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल है। एक दूसरी समस्या एक और आ रही है हमारे सामने, वो है टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि समझ नहीं आ रहा कि वो क्या क्या डिस्टर्ब कर देगी। क्योंकि अभी तक जो टेक्नोलॉजी का चेंज होता था वो फिजिकल लेबर को डिस्प्लेस करता था। जैसे खेती में आप बुआई करते हैं वो ट्रैक्टर से करते हैं ना कि हल बैल से करते हैं। आप कटाई है वो जो हार्वेस्टर कंबाइन से करते हैं ना कि हाथ से करते हैं। तो फिजिकल लेबर डिस्प्लेस कर रहा था। आज जो एआई है वो जो डॉक्टर को, लॉयर को, टीचर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, आर्किटेक्ट को रिप्लेस करने लगा है। तो ये बहुत ही समस्या है कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब ये बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो उसके लिए आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा। और जितना तेजी से एआई में जो डेवलपमेंट हो रहा है, हर महीने डेवलपमेंट हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि 10 साल के उस पर्सपेक्टिव में, वो तो साल 2 साल में ही इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उससे हमें कोप करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह से बहुत अनिश्चितता हो रही है। और फिर वेदर चेंज से अनिश्चितता हो रही है। सुपर एल नीनो के आने से हमारे कृषि पे असर है। सुपर एल नीनो के आने से आप देखेंगे कि जब फिलीपींस में और बाकी जो साउथ अमेरिका में वहाँ बाढ़ ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ रेनफॉल कम हो रहा है, वहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे यहाँ जब क्रॉप की परेशानी होगी वहाँ पे परेशानी होगी। और उससे आप देखेंगे यूरोप में जहाँ आग नहीं लगती थी वहाँ आग लग रही है। डैन्यूब नदी में पानी इतना कम हो गया है कि वहाँ के जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उनको रोकना पड़ रहा है क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं है ना। उसी तरह आप कैलिफोर्निया में आग देखिए, कनाडा में आप देखिए हीट डोम हो गया, जहाँ मतलब 25 डिग्री से ऊपर नहीं होता था, 40-42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है। तो ये बहुत बड़ी आप देखें अनिश्चितता है। ये वेदर चेंज, एआई और ये जो युद्ध चल रहे हैं जिसकी वजह से सारा के सारा परेशानी है। ये तीन बहुत जो बड़ी अनिश्चितताएं हैं, इसके चलते हुए अनसर्टेनिटी इतनी हो रही है कि जो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम किधर जाएं, कैसे करें। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि परेशानी है, अनसर्टेनिटी।
जी। सर, ये जो 40 ट्रिलियन डॉलर का नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं आज, इसमें एक और बहुत दिलचस्प सा आंकड़ा सामने आया है, दैट इज 32 ट्रिलियन डॉलर्स का ये जो आंकड़ा है, ये डेट का अमाउंट है वहां की आम जनता के ऊपर। यानी टोटल अगर 40 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट अमेरिका के ऊपर है, तो सिर्फ 32 ट्रिलियन डॉलर्स वहां की आम जनता के ऊपर है। क्या बैंक्स के डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं क्रेडिट नहीं पे कर पाने के कारण? क्या ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन? नहीं, देखिए, वो सिचुएशन एक अलग थी जो 2008 की थी ना। वहां पे अगर आप देखें तो सब प्राइम क्राइसिस था। वहां पे जो मार्केट में जो एक समझिए कि वॉलेटिलिटी इसलिए आ गई थी क्योंकि आपने जो एसेट्स जो क्रेडिट वर्दी नहीं थे उनको आपने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। अभी क्या है कि अमेरिका में क्या होता है कि वहां पे वो रिजर्व बैंक जो है उनका सेंट्रल बैंक, उसने जैसे पैंडेमिक के दौरान बहुत लिक्विडिटी बढ़ा दी। जैसे कि मैंने कहा कि जब ट्रंप के समय करीब करीब 8 ट्रिलियन डॉलर, 7 ट्रिलियन डॉलर, बाइडेन के समय 8 ट्रिलियन डॉलर, है ना, तो 15 ट्रिलियन डॉलर तो उन्होंने अपना लिक्विडिटी बढ़ाया। अब अगर वो लिक्विडिटी को कम करते हैं वहां पे, अगर वो लिक्विडिटी स्क्वीज करना, क्योंकि जो नए जो फेडरल चीफ आए हैं वो कुछ कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 6 ट्रिलियन डॉलर के जो एसेट्स हैं, जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, है ना, उनको हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो अगर जो कम करते हैं तो मार्केट में फिर लिक्विडिटी और आ जाएगी। अगर वो बॉन्ड वगैरह जो है वो अपना बेच देते हैं तो लिक्विडिटी वो जो स्क्वीज कर देंगे, तो उनको लिक्विडिटी कहीं और से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये जो समस्या है वो अभी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब किस तरह से वो असर पड़ेगा। पर ये बात तो सही है कि जो पब्लिक है उसको डेट होल्ड करना पड़ेगा। अब वो डेट होल्ड करेगी जब आप इंटरेस्ट उसके जब ज्यादा उस पे करेंगे, और उसका मतलब है कि जो सरकार का जो डेफिसिट है उसकी वजह से इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता चला जाएगा। तो जितना इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा तो एक हाथ से आप पैसा लेंगे, दूसरे हाथ से आप पैसा लौटा देंगे। पर अभी ये ऐसा नहीं लग रहा कि जो कहीं जो कोलैप्स की तरफ ये जा रहा है। ओके, लेकिन इस आंकड़े के बाद क्या फेड के सामने जो सितंबर में पॉलिसी आनी है यूएस फेड की, वहां पर रेट कट के चांसेस ज्यादा हो गए हैं? ये प्रेशर ज्यादा हो गया है फेड के ऊपर? नहीं, अभी ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि जो नए फेडरल चीफ आए हैं, है ना, वो अभी उन्होंने कमिटी सेटअप की है जो कमिटी बताएगी कि उनको क्या करना चाहिए आगे। तो वो कमिटी की रिपोर्ट आने पे ही पता लगेगा कि फेड किस तरफ ये करेगा। अगर हम आरबीआई को देखें तो आरबीआई ने अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसमें यही कहा कि तो हम वेट करेंगे क्योंकि अभी जो अनिश्चितता है, जितने दिन अनिश्चितता रहेगी और आपने कदम ले लिया तो बाद में आपके पास जो तीर है अपने कमान में वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है दुनिया भर में इस समय सब लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि ये अनिश्चितता जो है वो आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी को भी असर कर रही है, वो आपके सेंट्रल बैंक्स को भी असर कर रही है। तो अभी तक जो आप देख रहे थे कि सभी सेंट्रल बैंक एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जरा वेट एंड वॉच कि किस तरफ चल रहा है। और इसमें मेरा मानना है अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध वगैरह जो है वहां पे कुछ समझौते हो जाएं। जैसे ट्रंप ने आते ही कहा था कि मैं तो जो 24 घंटे में जो समझौता करवा दूंगा, है ना, वगैरह वगैरह, और अब जो 1.5 साल हो गया है कुछ हो नहीं रहा है। तो अमेरिका को अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो ग्लोबल इंटरेस्ट हैं, उनको ठीक ठाक करना पड़ेगा। एक तरफ वो चाइना के साथ जो वो चाइना को स्क्वीज करता है क्योंकि वो चाहता है कि चाइना ना आगे बढ़े। अब चाइना और अमेरिका मिलके अगर दोनों सही कदम उठाएं तो हो सकता है कि ये युद्ध वगैरह बंद हो जाए। अमेरिका अगर चाहे तो इजराइल पे जब प्रेशर डाल के वहां पे जो उनकी समस्या है पैलेस्टाइन की है, जो ईरान के साथ समस्या है उसको हल कर ले, उसी तरह यूक्रेन और रूस के साथ जो समस्या है उसको हल कर ले, तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी लोगों को। क्योंकि उससे फिर जो कमोडिटी मार्केट्स हैं, जो इन्फ्लेशन है, इन सब पे असर पड़ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेटर हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि इस समय ये इतना फेडरल रिजर्व पे या इतना डेट पे नहीं निर्भर है जितना कि अमेरिका की जब पॉलिसी क्या है, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है। उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अगर सही ढंग से हो जाए, जैसे कि वो बायलैटरलिज्म कर रहे हैं ना कि मल्टीलैटरलिज्म, वो अगर दोबारा मल्टीलैटरलिज्म की तरफ चले जाएं और वो फिर ये ना कहें कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके चलते हुए सबको स्क्वीज कर रहे हैं, वो कनाडा को भी स्क्वीज कर रहे हैं, यूरोप को भी स्क्वीज कर रहे हैं, जापान को भी स्क्वीज कर रहे हैं, और जो चाइना पे वो प्रतिबंध लगाते चले जाते हैं बीच बीच में। तो ये सारी चीजें वो करना बंद करके एक साझा तौर पे अगर चले दुनिया तो उसका असर होगा। पर ये एआई का खतरा तो बना ही रहेगा।
जी, एक आखिरी सवाल सर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इस आंकड़े का असर पड़ सकता है, या और कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि क्रूड हो गया, रुपया जो अनस्टेबल इस समय दिखाई दे रहा है वो हो गया, आरबीआई की पॉलिसी भी आएगी वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, यूएस के नंबर्स से इन तीनों तरीके के कॉन्सेप्ट्स पर असर पड़ेगा, क्या इंडियन इकोनॉमी पर असर पड़ेगा? जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा ही। एक तो उनका जो डेट ज्यादा होता है तो फिर वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट पे असर। अब आप देखें कि मतलब पिछले साल हालांकि जो हमारा जो इंपोर्ट टैरिफ है वो बढ़ा दिया था, और सबको डर था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका की तरफ वो कम हो जाएगा, लेकिन वो कम नहीं हुआ, है ना, बल्कि थोड़ा बहुत बढ़ा। हालांकि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, क्योंकि जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए, बाकी और चीजों के दाम बढ़ गए, तो उससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो ज्यादा बढ़ गया। पर हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट अगर वहां पे जो डिमांड बनी रहेगी तो एक्सपोर्ट चलता रहेगा। हालांकि वो टैरिफ पे अभी जो अनिश्चितता है, वो 100% की टैरिफ की बात कर रहे हैं, उसका असर है वहां पे। दूसरी बात यह कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, और खासकर जो स्टॉक मार्केट, वहां का स्टॉक मार्केट जब तक तेज है तो यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बाहर चला जाता है, वो वहां पे लग जाता है। आपने देखा कि पिछले अभी पहले 4-5 महीनों में साउथ कोरिया में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल था, ताइवान में था, तो बहुत सारा कैपिटल वहां जा रहा था, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकल के वहां जा रहा था। तो अगर जो रिलेटिव रिटर्न है, रिलेटिव रिटर्न अगर वहां पे ज्यादा रहा, तो यहाँ से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगा, और फिर फॉरेन एक्सचेंज की कमी रहेगी। अभी जो FCNR बी वगैरह से जो आरबीआई ने पैसा रेज किया है, वो इसीलिए रेज किया क्योंकि खतरा था कि ये पैसा बाहर जाता रहेगा और उससे असर होगा। लेकिन उसका असर ये होगा कि आरबीआई के ऊपर सारा रिस्क आएगा, जैसे जैसे अगर रुपया कमजोर हुआ तो आरबीआई को पे करना पड़ेगा। इसीलिए अपनी आरबीआई ने स्कीम जल्दी से बंद कर दी है। पहले वो लॉन्गर टर्म में चलनी थी, अब वो अगस्त 31 तक ही वो बंद करने की कोशिश है, जिससे कि उनके ऊपर बर्डन और ना पड़े। फिर हमारा जो बजट है, हमारे बजट पे इसलिए असर पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक तो सूखे की जो आशंका है, दूसरा जो तेल वगैरह के दाम बढ़े हैं उससे इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन रेट तो काफी तेज है ही, 9.5% के करीब है। और जो रिटेल इन्फ्लेशन जो CPI है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है वो हमारे असंगठित क्षेत्र पे बहुत असर डालता है, क्योंकि उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा असर पड़ता है जब खाद्यान्न पदार्थ वगैरह के जो दाम जो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो बजट डेफिसिट है उस पर भी असर पड़ेगा। तो आप देखें तो फिस्कल पॉलिसी पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे और हमारे एक्सपोर्ट पे, इन पे असर पड़ेगा। जो ये अमेरिका का जो बढ़ा हुआ $40 ट्रिलियन का, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ा हुआ तो एक बात है, वो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वहां पे स्थिति कंट्रोल में नहीं है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू उनका इतना नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है, तो वो हमारे ऊपर असर करता रहेगा। सर, वैसे आपके नजरिए से क्या इस तरीके की जब सिचुएशन होती है ग्लोबली या फिर किसी भी देश में, इन्वेस्टमेंट्स करना सही रहता है मार्केट्स में या किसी भी तरीके की कमोडिटीज में? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो निश्चय डिपेंड करता है कि आपकी अनसर्टेनिटी कितनी है। अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में आदमी लिक्विड हो जाता है, वो गोल्ड ज्यादा होल्ड करेगा, वो ज्यादा कैश होल्ड करेगा। और आप देख रहे हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन तो भारत में बहुत तेजी से बढ़ ही गया है, क्योंकि जितनी अनिश्चितता होगी उतना जो आप ज्यादा करेंसी होल्ड करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी सेक्टरली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं हमारे यहाँ, वो इतना अच्छा नहीं कर रही हैं, जबकि बाहर की टेक्नोलॉजी कंपनियां वो बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियां जो हैं वो AI में इतना आगे नहीं हो पाई हैं जितना कि चाइना की और जो अमेरिका की, कोरिया की, ताइवान की कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये सेक्टरली देखना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि हमारे जो जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम इसीलिए हो क्योंकि यहाँ से लोग बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट करके बाहर कर रहे हैं, क्योंकि बाहर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पे स्टॉक मार्केट वगैरह काफी तेज हैं। खासकर टेक्नोलॉजी कंपनियां, वो तो पिछले 2 साल से अमेरिका में बहुत अच्छा कर रही थी, अभी थोड़ा वहां पे गैप है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी कंपनियां और जगह। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इतनी अनिश्चितता में समझ नहीं आता कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है।
जी सर, अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी यही है कि मिडिल ईस्ट टेंशंस जब कम हो जाएंगी तो शायद चीजें स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएं। आज जो आपके साथ बातचीत हुई है, मुझे लगा है कि जो आंकड़े सामने आए उसके कारण जो पैनिक क्रिएट हो सकता था, हमारे जितने भी व्यूअर्स इसे देखेंगे वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से इकोनॉमीज आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड एक्सप्लेनिंग दिस इन दिस फॉर्म। थैंक यू। थैंक यू वेरी, थैंक यू।